नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी किराए की कोख सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल और मेरा कथा वाचन पसंद आता है तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए सुने कहानी किराए की कोख। लेडी डॉक्टर ने अगला पर्चा देखा। अमिता 24 वर्ष, पत्नी नवल किशोर। उसे हल्की सी चिढ़ हुई। महिला के आगे पति का नाम लगाने से ही पत्नी क्यों पहचानी जाती है। फिर निर्विकार भाव से उसने आया को अमिता को अंदर भेजने के लिए कहा। साथ में उसका पति भी आया। 6 फीट लंबा, मजबूत गठन, खुलता हुआ रंग, लगता था कि कोई स्पोर्ट्समैन है या सेना का अधिकारी है। नवल किशोर को डॉक्टर का यूं देखना अजीब नहीं लगा। वो पहली मुलाकात में महिलाओं की इस प्रतिक्रिया का अभ्यस्त था। शायद उसकी पत्नी भी इस तथ्य से परिचित थी। अमिता का भली भांति परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अमिता को 3 माह का गर्भ है और अल्ट्रासाउंड करने का पर्चा देकर कहा कि ये जांच कराकर अभी दिखा दें। जब अमिता जांच कराकर लौटी तब तक डॉक्टरनी की व्यस्तता कम हो गई थी। उसने पूरी सावधानियां, दवाई बताई व अगली विजिट पर कुछ जांचें कराकर आने को कहा। अमिता जब उठने को हुई तो डॉक्टर ने नवल से कहा, आपको पहले भी कहीं देखा है। अमिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तभी नवल बोला, जी डॉक्टर साहब, 3 साल पहले आपके ही यहाँ मेरी बहन की डिलीवरी हुई थी। अमिता की मुस्कान लुप्त हो गई। 2 वर्ष पहले ही नवल इंटेलिजेंस विंग में चयनित हुआ था। लगन और परिश्रम से वो विश्वसनीय अधिकारी के रूप में जाने जाने लगा था। पहली नज़र में विषमता पहचानने की उसकी अद्भुत क्षमता थी उसमें। बाइक पर घर लौटते समय उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें उस प्रसूति क्लिनिक में कुछ अजीब सा नहीं लगा? पत्नी, जो अपने माँ होने की प्रसन्नता में ऊब चूब हो रही थी, बोली, मैं खुफिया थोड़ी ही हूँ। कहकर वो फिर अपने आनंद में डूब गई। घर पहुंचकर वो बोला, समझ में आ गया। पत्नी ने उसकी ओर देखा। क्लिनिक में ज्यादातर काम करने वाली महिलाएं पेट से थीं। लगता था कि ये सब की सब प्रसूति क्लिनिक का चलता फिरता विज्ञापन है। तुम्हारी निगाह जवान औरतों के अंगों को ही क्यों टटोलती रहती है? गए थे अपने पत्नी की जांच कराने, देख दूसरी महिलाओं को रहे थे। अरे भाई, खुफिया विभाग में इसी काम का तो वेतन पाता हूं मैं। जहां भी कोई विषमता होती है उसको नोटिस करना ही पड़ता है। हाँ हाँ, जानती हूं, पर औरतों को ही क्यों देखते रहते हो? तुम्हारी दृष्टि ही लोलुप है। हाँ, बातें बनाते हैं। पत्नी नाराज होकर चली गई। नवल पत्नी की इस प्रतिक्रिया से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि वो लेडी डॉक्टर की प्रतिक्रिया और उसे रोककर बात करने की वजह से ईर्ष्यित थी, पर गुस्सा किसी और बात पर उतार रही थी। 2 महीने बाद जब वो दंपति परीक्षण कराने हेतु पुनः उस प्रसूति क्लिनिक में पहुंचे तो उन लोगों को कुछ ज्यादा ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। बड़ी व्यस्त लेडी डॉक्टर हैं। अमिता अपने मातृत्व के स्वप्नों में खोई थी, परंतु नवल की सतर्क निगाहें वस्तु स्थिति को परख रही थीं। वो कभी इस बात का भी ध्यान कर लेता था कि अमिता की निगाहें कहीं खुद उस पर तो जासूसी नहीं कर रही हैं। इस बार भी उसको लगा कि उसकी धारणा सत्य है। सभी की सभी कार्यकर्त्रियां महिला थीं, जो कि प्रसूति गृह के लिए अजब नहीं था। सभी महिलाएं 20 से 30 वर्ष की थीं और उनमें से अधिकतर महिलाएं गर्भ से थीं। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर बैठी आकर्षक महिला का डेस्क के पीछे से उभरा पेट परिलक्षित हो रहा था। नंबर आने पर वो दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। सभी जांचें ठीक थीं। डॉक्टर ने आवश्यक निर्देश देने के बाद एकाएक नवल से उसकी बहन और बच्चे का हाल पूछा। संभवतः डॉक्टर का मकसद था कि यहाँ डिलीवरी होने के बाद बच्चे का टीकाकरण आदि भी तो इसी अस्पताल में होना चाहिए था, पर अमिता ने इसे मात्र नवल से बात करने का बहाना ही समझा। नवल ने बताया कि उसकी बहन बाहर रहती है, मात्र प्रसव के लिए ही मायके आई थी। ये बताने के बाद एकाएक नवल ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, आपकी क्लिनिक में अधिकतर महिलाएं गर्भवती हैं, ऐसा कैसे? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा,
मैं अपनी कर्मचारियों की डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लेती, तो सभी महिलाएं मेरे यहाँ रहते हुए अपनी फैमिली पूरी कर लेना चाहती हैं। इसीलिए हर माह कोई ना कोई कर्मचारी महिला मुफ्त डिलीवरी की सुविधा के बाद 3 माह मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी अवकाश पर रहती हैं, वो भी पूरी तनख्वाह पर। नवल को ये तर्क सम्मत लगा। साथ ही साथ उसके दिल में डॉक्टर की मानवता के प्रति प्रशंसा भाव भी जगा। अमिता ने इस वार्तालाप को तोड़ने के उद्देश्य से एक बिल्कुल ही अवांछित प्रश्न दाग दिया। डॉक्टर साहब, आपके पति भी डॉक्टर हैं? डॉक्टर ने अमिता की ओर हैरत से देखा। हाँ, वो सर्जन है और इसी क्लिनिक में काम करते हैं, कहकर कागजात संभालने लगी। बाहर आने पर अमिता भुनभुनाई, शादीशुदा होने पर भी दूसरे मर्दों से कैसे प्रेम से बतियाती हैं। नवल कुछ नहीं बोला, उसका संदेह छटने लगा था। 9 महीने पूरे होने पर डॉक्टर ने बता दिया था कि अब अमिता के लिए एनी डे एनी शो यानी किसी भी समय प्रसव का दर्द उठ सकता है। वो दिन भी आ गया जब अमिता के पेट में दर्द उठा। अजीब स्थिति थी अमिता की। दर्द की लहर आते ही चीखने लगती थी, पर उसके तुरंत बाद मुस्कुराने लगती। नवल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दर्द पर ध्यान देकर अस्पताल ले जाए या हंसी को सही मानकर निश्चिंत रहे। तभी नवल की माँ ने आकर अमिता को गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए नवल से बहू को अस्पताल ले चलने को बोली। नवल विस्मित होता हुआ बोला, पर ये तो मुस्कुरा रही है अम्मा। माँ बनने के दर्द की भी खुशी होती है पगले, ये तुम आदमी लोग क्या जानो। अम्मा ने भी खुशी से हंसते हुए नवल को बाहर की ओर ठेला। अमिता परीक्षण के बाद लेबर रूम में पहुंचा दी गई। माँ बच्चे की ज़रूरत का सामान लेकर लेबर रूम के सामने ही बैठ गई। नवल को वेटिंग लॉबी में बैठने को बोला गया। नवल थोड़ी देर बैठकर इंतज़ार करता, थोड़ी देर बाद लॉबी में उठकर टहलने लगता। 2 घंटे गुजर चुके थे, कोई कुछ बता नहीं रहा था, क्या करें। तभी, सर एक कप कॉफ़ी पी लीजिए। एक आया कॉफ़ी का कप लिए उसके सामने खड़ी थी। नवल ने कॉफ़ी ले ली और धीरे धीरे पीने लगा। आया वहीं खड़ी रही। सर, पहला बच्चा है, काफ़ी वक्त लगेगा, हो सकता है 18 से 24 घंटे लग सकते हैं। माँ जी तो पास में है ही, ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगी, आप चाहे तो घर जा सकते हैं। नवल ने सिर हिलाकर बताया कि वो वहीं इंतज़ार करेगा। आया सहानुभूति की दृष्टि डालते हुए चली गई। एकाएक नवल को ध्यान आया कि जब अमिता पहली बार आई थी तब ये आया पेट से थी। अभी 2 महीने पहले ही उसकी डिलीवरी हुई थी। वो इतनी जल्दी अपना दुधमुहा बच्चा छोड़कर ड्यूटी पर कैसे आ गई? डॉक्टर ने तो कहा था कि वो अपनी कर्मचारियों को 3 महीने की पूरी मैटरनिटी लीव देती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बच्चे को कुछ हो? अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या अशुभ सोचने लगा। लगभग रात 11 बजे वो कैफेटेरिया से अपने और माँ के लिए कुछ खाने का सामान लाया। माँ ने लेबर रूम्स के सामने से हटने को मना कर दिया और वहीं बैठे बैठे 2 बिस्किट खाकर चाय पीकर फिर वहीं ध्यानस्थ हो गई। लॉबी में टूटता हुआ नवल सोच रहा था कि महिलाओं में कितना धैर्य होता है, बच्चों के लिए कितना कष्ट सहती हैं। वो इसी सोच में खोया था कि वो आया फिर दिखाई दी। नवल ने कहा, सिस्टर क्या 1 कप कॉफ़ी और मिल सकती है? आया ने सिर हिलाकर आश्वस्त किया और कुछ देर में ही कॉफ़ी लेकर आ गई। क्लिनिक में इंतज़ार करते रिश्तेदारों को चाय पानी की निःशुल्क व्यवस्था थी। कॉफ़ी लेते हुए उसने आया से कहा, आपके तो अभी अभी बच्चा हुआ था, इतनी जल्दी आप फिर काम पर कैसे आ गई? आया की आंखों से आंसू बहने को हुए। वो किसी प्रकार उन्हें पोंछकर जाने लगी, पर नवल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? आया ने सुबकते हुए कहा, गरीबी भी एक बड़ी मजबूरी होती है साहब, पेट के लिए दिल और दिमाग को मारना ही पड़ता है। पर डॉक्टर तो कहती थी कि वो सभी को 3 महीने की पूरी तनख्वाह अवकाश पर देती हैं। फिर आप अपने दूध पीते बच्चे को 8-10 घंटे के लिए कैसे छोड़ पाती हैं? आया का शोक सहानुभूति पाकर छलक गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। नवल ने उसे चुप कराने की किसी प्रकार की कोशिश नहीं की। दुख का लावा बह जाने के साथ वो शांत हो गई। नवल, आपका बच्चा नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, आया एकदम बिलबिला उठी, मेरा बच्चा जीवित है, पर उसे और किसी अमीर दंपत्ति को दे दिया गया है। वो फिर फपक पड़ी।
नवल ने अनजाने में ही आया का हाथ पकड़ लिया। आया सहानुभूति का स्पर्श पहचानती थी। उसने प्रतिवाद नहीं किया। वो बोला, आपका बच्चा कैसे और किसने किसी और को दे दिया, और क्यों दे दिया? पैसे के लिए। यहाँ सब पैसे के लिए ही बच्चे जनती हैं, पर मेरा तो वो पहला बच्चा था। बाकी के तो 2-3 बच्चे हैं, उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा तो ये पहला ही था। मैं क्या करूं? मैं उसे भूल ही नहीं पाती। दवाओं ने लाख मेरे आंचल का दूध सुखा दिया हो, पर मातृत्व की हूक को कैसे मिटाऊं? मैं क्या करूं? कहकर वो फिर बिलक पड़ी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता था। डॉक्टरनी साहब के यहाँ काम मिल गया, अच्छा पैसा देती हैं। मेरे कोई बच्चा नहीं था। एक रोज़ डॉक्टरनी ने एक अमीर दंपत्ति से मेरी भेंट कराई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी दिल की मरीज़ हैं और प्रसव होने में उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए ये चाहते हैं कि तुम इन दोनों के बच्चे को अपने पेट में पालो। गर्भावस्था व उसके बाद 1 साल तक तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा ये खुद उठाएंगे और 1 लाख ऊपर से बच्चा होने पर देंगे। 1 लाख रुपया? मुझे उसके बाद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। मैं सन्न हो गई थी। तभी सेठानी उठकर मेरे पास आई और मेरे हाथ में 500 का नोट देते हुए बोली, जवाब के लिए कोई जल्दी नहीं, घर में बात करके बताना, मैं परसों फिर आऊँगी। मैं 1 लाख रुपए के लिए अपनी एक आँख या एक हाथ भी किसी को दे सकती थी। जब मैंने पति से बताया तो उसने फौरन ही पूछा कि मैंने हाँ कर दी कि नहीं। बाद में हम दोनों ने तय किया कि यदि सेठ मेरे आदमी को नौकरी भी दे दे तो मैं खुशी से उसका बच्चा अपने पेट में पाल लूँगी। सारी बात तय होने के बाद सेठानी का बच्चा डॉक्टरनी ने छोटे से ऑपरेशन से मेरे पेट में रख दिया। उन्होंने मुझे खाने पीने का एक चार्ट भी दिया, जिसकी पूरी व्यवस्था सेठ ने कर दी। मेरे आदमी को नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश थी। बाद में पता चला कि मेरी तरह बाकी सब भी अपने पेट में किसी न किसी बड़े आदमी का बच्चा ही पाल रही थीं, यहाँ तक कि रिसेप्शन वाली मेम साहब भी। नवल इतनी सारी सूचनाएं आत्मसात कर रहा था, तभी लेबर रूम से उसका बुलावा आया। नर्स ने बताया, बच्चा निकालने के लिए एक छोटा सा चीरा नीचे लगाना पड़ेगा। पहले बच्चे में ज़्यादातर चीला लगाना ही पड़ता है। नवल ने बगैर सोचे रजामंदी पर दस्तखत कर दिए। थोड़ी ही देर में नर्स ने आकर बधाई दी कि स्वस्थ पुत्री का जन्म हुआ है। माँ ने नवल को गले लगाकर असीसा। 2 दिन बाद अमिता बच्ची के साथ घर आ गई। सभी बड़े खुश थे। जब जब नवल अमिता को बच्ची को दूध पिलाते या दुलाते देखता, उसके मन में बार बार उस आया का विचार आता जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। नवल अन्यमनस्क हो जाता। नवल ने ऑफिस आकर सरोगेसी या किराए की कोख पर कानून ढूंढने की कोशिश की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कानून में इसका अभी तक कोई प्रावधान नहीं हुआ। इंटरनेट से पता चला कि वर्तमान सरोगेसी मात्र भारत में ही लगभग 1 अरब रुपए का व्यवसाय बन चुका है। ये व्यवसाय मात्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बनाए मार्गदर्शन गाइडलाइंस पर ही चल रहा है। इसके अलावा कोई अन्य नियामक कानून अभी तक लागू नहीं है। हफ्ते भर बाद जब अमिता फिर चेकअप कराने क्लिनिक गई तो उस आया ने बड़ी मदद की। हमदर्दी कैसा जुड़ाव पैदा कर देती है। चलते समय नवल ने जान लिया कि आया और सेठ के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था, जो कि होना बहुत आवश्यक था। बगैर लिखित समझौते के सेठ आया की मर्जी के बगैर उसके द्वारा जना बच्चा नहीं ले सकता था। हालांकि डॉक्टरनी इस समझौते में कतई शामिल नहीं थी। फिर भी उसकी क्लिनिक में सरोगेसी हुई थी तो उसका भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता ही था। यही सोचकर नवल दोपहर बाद जब डॉक्टर कम व्यस्त होती थी, बगैर पूर्व सूचना के मिलने चला गया। उसका कार्ड देखकर डॉक्टर के माथे पर बल पड़े, परंतु नवल को देखते ही वो आश्वस्त से ज़्यादा प्रसन्न हुई। नवल थोड़ी देर तक डॉक्टर को गंभीरता से देखता रहा। फिर भाव रहित पेशेवर अंदाज में उसने प्रश्न भी कर दिया, क्या आपके पास इसकी वैधानिक स्वीकृति है? डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह विशेषज्ञ की गरिमा आ गई। बोली, जी हाँ। नवल, आपकी क्लिनिक में सभी नियमों का पालन तो होता ही होगा?
अभी तक तो कोई वैधानिक नियम बने ही नहीं। मात्र MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मार्गदर्शन ही हमको सुलभ है। यदि कोई नियम हाल में ही बन गया हो तो उसका संज्ञान मुझे नहीं है। मगर आपके यहाँ जैविक जनक यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स और धात्री माँ यानी कि सैरोगेट मदर के बीच कोई लिखित समझौता क्यों नहीं किया जाता? डॉक्टर: हाँ, अभी तक तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई दुविधा सामने आई। नवल उस आया का जिक्र करते करते रुक गया। उसे लगा कि उस गरीब आया का नुकसान हो जाएगा। वो तो सहानुभूति पाकर अपनी पीड़ा उससे बांटकर हल्की हो गई थी। उसकी व्यथा में उत्पीड़न की व्यथा अथवा शिकायत बिल्कुल नहीं थी। वो एकाएक नरम होते हुए मुलायम आवाज़ में बोला, देखिए डॉक्टर साहब, मेरा आपको या आपकी क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। मैं केवल क्रियाकलाप से परिचित होना चाहता हूं। डॉक्टर ने आश्वस्त होकर बताना शुरू किया, नवल जी, समाज में संतानोत्पत्ति में अक्षम दंपतियों की संख्या हमारे आपके अनुमान से कहीं ज़्यादा है। संतानहीन होने की पीड़ा कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये भी सत्य है कि संभ्रांत परिवारों में शिशु मृत्यु दर घटने के साथ ही जन्म दर भी घटने लगी है। कुछ दंपति पूरी तरह से सक्षम होते हुए भी महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती या गर्भपात की शिकार होती रहती हैं। ऐसे लोगों के लिए सैरोगेसी या किराए की कोख ही एकमात्र उपाय है। हम लोग कई विशेषज्ञों के साथ एक बहुत ही गरीब गांव में प्रतिमाह मेडिकल कैंप करते हैं और निःशुल्क दवाएं भी देते हैं। वहाँ मैंने ये अनुभव किया कि निम्न आय वर्ग की महिलाओं को सैरोगेसी के लिए प्रेरित किया जाए तो सफलता दर अधिक होगी और इन परिवारों का कल्याण भी हो जाएगा। वहीं से मैंने इन महिलाओं को अपने नर्सिंग होम में आया के रूप में रख लिया। चारों वक्त पौष्टिक भोजन के अलावा दूसरी जगह से 3 गुना वेतन ये मेरे यहाँ पाती हैं। जब ये शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने के उपयुक्त हो जाती हैं तभी इनकी कोख किराए पर ली जाती है। उस प्रक्रिया में काफ़ी धन व्यय होता है जो जैविक जनक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। नवल ने टोह लेने के लिए प्रश्न किया, इस धन का कितना हिस्सा गरीब धात्री माँ यानी कि सैरोगेट मदर को प्राप्त होता है? गर्भ धारण से लेकर प्रसव के बाद 1 साल तक धात्री के पूरे परिवार के भरण पोषण के अलावा लगभग 1-2 लाख रुपया तो मिल ही जाता है। इसके ऊपर भी कभी कभी धात्री मोलभाव कर लेती हैं। रुपया तो इन महिलाओं के पति जुए दारू में ही उड़ा देते होंगे। गरीब परिवार के पास क्या बचता होगा? नवल ने जिज्ञासा प्रकट की। नहीं ऑफिसर, यहीं पर तो प्राकृतिक विरोधाभास परिलक्षित होता है। जो परिवार संतान पोषण के लिए समर्थ हैं उनके यहाँ संतान उत्पन्न करने की क्षमता की कमी है। वहीं अल्प आय वर्ग में ऐसी कोई परेशानी नहीं। वहाँ जनन दर अधिक है। उनमें निसंतान होना कोई समस्या ही नहीं है। कुछ सोचते हुए, नवल जी, कभी आपने किसी गरीब दंपत्ति को निसंतान देखा है? नवल कुछ सोचता हुआ बोला, शायद नहीं। डॉक्टर बोली, संभवतः ईश्वर ने यह समस्या समर्थ लोगों के लिए ही सृजित की है। पुरातन काल में ऐसे दंपतियों के लिए नियोग और गोद लेने की जैसी प्रथाएं थीं, पर अब विज्ञान ने अपनी स्वयं की संतान प्राप्त करने का नया मार्ग खोल दिया है। नवल ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ भागवत कथा में बताती थी कि भगवत कृपा से देवकी का गर्भ वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी में प्रस्थापित हो गया था। तो क्या वो भी सरोगेसी थी? यदि इसे कोरी गल्प या कवि की कल्पना होना न माने तो यही संभावना रह जाती है। फिर एकदम से विषय परिवर्तित करते हुए डॉक्टर ने नवल से पूछा, ऑफिसर, क्या आप सरोगेसी से संबंधित अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड देखना चाहेंगे? नवल के हाँ कहने पर डॉक्टर ने घंटी बजाकर एक आया से कहा, इन सर को दिखाने के लिए सरोगेसी रजिस्टर जल्दी से ले आओ। नवल ने वो रजिस्टर देखा। बहुत सुचारू रूप से हर दंपत्ति के लिए 2 पृष्ठ नियत थे। दंपत्ति का पता, अनुमानित वार्षिक आय, धात्री के नाम और पते के साथ उसका वजन व पूरी मेडिकल रिपोर्ट दर्ज थी। प्रसव का समय, शिशु का लिंग, वजन आदि का ब्यौरा भी। प्रति माह धात्री व शिशु का मेडिकल चेकअप, धात्री द्वारा शिशु को जैविक माँ बाप को दिए जाने का दिनांक व समय,
दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण संतोष का प्रमाण पत्र भी संलग्न था, जिस पर साक्ष्य के रूप में दोनों पक्षों के सदस्य का हस्ताक्षर आदि भी था। नवल ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि कहीं जन्मे शिशु अधिकतर बालक ही तो नहीं थे, पर काफी गौर करने पर भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इसके अलावा शिशु के 1 साल तक टीकाकरण आदि का लेखा भी था, जिस पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। वो पन्ने पलट ही रहा था कि एक नाम पर वो रुक गया। जाना पहचाना नाम, पुत्र का जन्म, 6 साल पहले की तारीख। उसके माथे पर पसीना आ गया। डॉक्टर भांप न सके, इसलिए उसने उठकर बेसिन में आंखें व चेहरा धोने का नाटक किया। फिर धीरे से वापस आकर बैठ गया। डॉक्टर से बोला, कितने नर्सिंग होम ऐसे होंगे जो इतने सलीके से कार्य करते हैं। समाज में अब डॉक्टरों की छवि अच्छी नहीं रही। डॉक्टर बोली, अच्छे बुरे लोग हर व्यवसाय में होते हैं, सब अपने संस्कार के अनुसार कार्य करते हैं। अच्छे लोग पृष्ठभूमि में रह जाते हैं, बुराई समाचारों में छा जाती है। बाइक से वापस आते समय ठंडी हवा उसने उसके उद्वेग को कुछ कम किया। जब वो दूसरे शहर में कोचिंग कर रहा था, तब उसकी माँ समान भाभी अम्मा के पास आकर रही थीं। इसी क्लिनिक में उन्हें शादी के 15 साल बाद पुत्र हुआ था। आज उसे रजिस्टर में अपनी भाभी का नाम माधुरी, पत्नी विमल किशोर उपाध्याय, निवासी गांधीनगर मिला। अपने परिवार में ही सरोगेसी, और उसे भान भी नहीं। वो अंदर तक हिल गया था। उसने ऑफिस पहुंचकर लिखना शुरू किया। ये सत्य है कि इस शहर में भी सरोगेसी द्वारा बच्चे जन्म ले रहे हैं। इसमें काफ़ी धन का आदान प्रदान होता है, फिर भी ये सूनी गोदों को संतान सुख तो देता ही है। उत्पीड़न व शोषण की भी उतनी ही संभावना इस प्रक्रिया में भी है जितना अन्य आर्थिक विनिमय में। इसके लिए एक समुचित कानून का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक यह प्रक्रिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस पर ही चल रही है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अधिनियम 2012 से लोकसभा में लंबित है। इसे अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। जब तक ये बिल लोकसभा में पारित होकर कानून नहीं बन जाता, तब तक सरोगेसी या किराए की कोख पर कोई वैधानिक नियंत्रण संभव नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला जी द्वारा लिखित एक कहानी किराए की कोख। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। जब ये कहानी लिखी गई थी उस वक्त तक ये बिल पास नहीं हुआ था, किंतु बाद में 20 दिसंबर 2021 में द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट पास हो गया था। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।